नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऑफ लेसन 6 ऑफ क्लास 11th। और जो बुक है हमारी 11th क्लास की, जो सेकंड बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जिसका जो 6th लेसन है वो है आर्थिक सुधार 1991 से या नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अब करेंगे बच्चों। तो आप देखेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? पहला है राजकोषीय घाटे में वृद्धि, दूसरा है खाड़ी संकट, तीसरा है प्रतिकूल भुगतान शेष में उच्च घाटा, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है बच्चों वो डी है, क्योंकि ये सभी कारण थे जिसकी वजह से आर्थिक सुधारों की शुरुआत करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा, राष्ट्रीयकरण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए ऑप्शन क्या है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण में कमी, वो उदारीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक घटक नहीं है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एक घटक नहीं है। देखो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन अर्थात निजीकरण करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश, ये भी ठीक है। निजीकरण करना, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री, ये भी ठीक है। अब है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से की खरीद, ये नहीं है। तो बच्चों ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि सरकार अगर सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्सों को खरीदेगी तो वो निजीकरण नहीं होगा, वो सार्वजनिकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधार का एक तत्व नहीं है? राजकोषीय सुधार, देखो कर सुधार ठीक है, सार्वजनिक व्यय में सुधार, ये भी ठीक है, ब्याज दर में परिवर्तन, ये नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक राजकोषीय सुधार नहीं है। सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण, ये भी ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है सी इसका उत्तर होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत 24 जुलाई 1991 में, इसका आंसर होगा, बिल्कुल ये याद रख लो बच्चों, 24 जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी। तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला ए ऑप्शन 1991 ठीक है, बी 90, सी 92, डी 93, सब गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, LPG की नीति में एल का अर्थ है, एल का क्या अर्थ है? लिबरलाइजेशन, एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण जिसका अर्थ होता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बी है निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से कोई नहीं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है? देखो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों की संख्या कितनी है? तो देखो बच्चों, अब 2 रह गई है। ए ऑप्शन है 8 नहीं, बी 6 ये भी गलत है, सी 5 ये भी गलत है, और डी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2, केवल 2 संख्या रह गई है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की, ये डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRTP अधिनियम के स्थान पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू किया गया था? तो देखो बच्चों, ए ऑप्शन है, ए जो ऑप्शन है वो है हमारा प्रतियोगी अधिनियम, बी एकाधिकार अधिनियम, सी लाइसेंसिंग अधिनियम, डी विदेशी विनिमय अधिनियम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, प्रतियोगी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये नहीं है, क्योंकि ये बजट घाटा होता है। सरकार का कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ करके या ऋणों को छोड़ करके, ये बिल्कुल ठीक है, ये राजकोषीय घाटे का सूत्र है। और सी है सरकार का राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ये राजस्व घाटा है, इनमें से कोई ये नहीं होगा। तो ये तो है राजस्व घाटा सी,
और पहला है बजट घाटा, और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं बच्चों, सत्य अथवा असत्य। पहला क्वेश्चन है, सन 1991 की नई आर्थिक नीति में सरकार की तत्कालीन आर्थिक नीति का आमूल परिवर्तन अंतर्निहित है। देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि भाई अब यहाँ पर हम देखेंगे 1991 की नई आर्थिक नीति में सरकार की तत्कालीन आर्थिक नीति का आमूल परिवर्तन अंतर्निहित है। ये बिल्कुल सही है बच्चों, ट्रू आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में एलपीजी द्वारा एलक्यूपी का प्रतिस्थान अंतर्निहित है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसमें कोटा ये इनकी हमने जो पहले था लिबरलाइजेशन, जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी थी तो लिबरलाइजेशन आ गया था, तो पी से प्राइवेटिज्म। देखो नई आर्थिक नीति है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन पहले क्या था, पहले था लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। तो यहाँ पर अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन, परमिशन। अब ये देखो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी द्वारा एलक्यूपी का प्रतिस्थान अंतर्निहित है, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ रहा घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा ही एक प्रमुख कारण था जिसने सरकार को एलक्यूपी से एलपीजी की ओर मोड़ा। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण और निजीकरण भारत की नई आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन वैश्वीकरण नहीं, ये असत्य है। ये तीनों ही घटक हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी है, इसलिए ये फॉल्स है। ये तीनों ही हैं इसमें, नई आर्थिक नीति में नए आर्थिक सुधार जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों ही हैं इसमें, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण का अर्थ अहस्तक्षेप की प्रणाली है, ये असत्य है। देखो बच्चों, उदारीकरण का अर्थ अहस्तक्षेप की प्रणाली है, ये गलत है, क्योंकि देखो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अहस्तक्षेप की प्रणाली नहीं होता है, इसलिए असत्य है, ये है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराष्ट्रीयकरण में सदा निजीकरण निहित है, किंतु निजीकरण का अर्थ सदा विराष्ट्रीयकरण नहीं है। देखो बच्चों, विराष्ट्रीयकरण में सदा निजीकरण निहित है, लेकिन निजीकरण का अर्थ सदा विराष्ट्रीयकरण नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण उत्पाद क्रिया के अधिक मात्रा में व्यापारीकरण की अनुमति देता है। जो निजीकरण है ये क्या करता है कि अनुमति देता है व्यापारीकरण की, यानी कि प्रॉफिट कमाने की, व्यापारीकरण बाजार में बेचने की, तो ये सही है। देखो, निजीकरण उत्पादन प्रक्रिया के अधिक मात्रा में व्यापारीकरण की अनुमति देता है, तो ये हमारा सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय साधन बाजार में श्रम के मुक्त संचलन पर पूंजी की अपेक्षा अधिक बल देता है। देखो बच्चों, वैश्वीकरण, हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय साधन बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय, देखो हम साधन बाजार में श्रम के मुक्त संचलन पर पूंजी की अपेक्षा अधिक बल देता है वैश्वीकरण। देखो यहाँ पर जो है ये हमारा जो क्वेश्चन है वैश्वीकरण वाला कि अंतर्राष्ट्रीय साधन बाजार की बात कर रहा है, ये असत्य है, ये फॉल्स है। उसका कारण क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। वैश्वीकरण होता है कि पूरी पृथ्वी ही एक हो जाना, यानी कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध, यानी कि खुलेपन का आ जाना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में से किसी प्रकार से जो भी आवागमन है उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन श्रम के मुक्त संचलन पर पूंजी की अपेक्षा अधिक बल देता है। देखो, साधन बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय साधन बाजार में श्रम के मुक्त संचलन पर पूंजी की अपेक्षा अधिक बल देता है। जरूरी नहीं है कि श्रम पर ही बल दे, पूंजी पर भी देगा। तो ये खाली श्रम की बात करना ये गलत है, इसलिए असत्य है, क्योंकि
कोई भी रोक टोक नहीं होती। वैश्वीकरण में हम किसी भी देश से किसी प्रकार से भी आवाजाही कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होती। उसमें बोलते वसुधैव ही कुटुम्बकम, यानी कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार हो जाता है उसमें। वैश्वीकरण में किसी प्रकार की आवाजाही में, चाहे वो श्रमिक हो और चाहे वो पूंजी हो और चाहे हमें आयात निर्यात हो, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि आर्थिक संरचनात्मक समायोजनाओं की प्रकृति व्यापक है। देखो बच्चों, हम व्यष्टि की बात करते हैं, व्यष्टि व्यापक नहीं होता, जिसका अर्थ होता है छोटा, संक्षिप्त, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबंधित है। व्यष्टि नहीं, वो समष्टि होता है। वो क्या होता है? समष्टि होता है। इसलिए हमारा ये असत्य है, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण उपाय केवल अल्पकालीन उपाय होते हैं। देखो, समष्टि आर्थिक जो है आर्थिक स्थिरीकरण उपाय केवल अल्पकालीन उपाय होते हैं, जिनका केंद्र बिंदु समस्त अर्थव्यवस्था की स्थिरता होता है, न कि केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र की। देखो बच्चों, अगर वो समष्टि है तो पूरी अर्थव्यवस्था का होगा, किसी विशेष क्षेत्र का नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये ट्रू है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विनिवेश नीति भारत में नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो, विनिवेश नीति, विनिवेश करना नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सही है, क्योंकि जब निजीकरण करते हैं तो विनिवेश करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का में विनिवेश करना, तो ये सही है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि निजीकरण को अपनाना होता है। तो ये ट्रू है। तो प्यारे बच्चों, देखो ये हमारे थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 50% जो है वो यही MCQ आएंगे। 40 मार्क्स के MCQ होंगे, 40 और 80 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होगा, तो 80 मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स के MCQ होंगे। तो आप ऐसा करना, ये जो MCQ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझ करके और लर्न कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।